ओके। तो जैसा कि सभी को पता है, यहाँ पे ये सैटरडे सेशन है। सैटरडे क्लास सेशन एक कॉमन सेशन होता है जो कि सभी बच्चों के लिए एक कॉमन क्लास होती है। ये वो क्लास है, इसको हिमजा मैम, गुरुजी, निशात सर या फिर मैं, हम लोग लेक्चर लेते हैं यूजुअली। और इस सेशन में हम एक टॉपिक पे बात करते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन हो। हम आपकी रेगुलर क्लास जैसी बात नहीं चलती है इसमें, हम किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। और आज भी कोई ऐसा ही टॉपिक हम लेंगे कि हम चर्चा कर सकें। आज अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं कि मैम ये जो म्यूज़िक, जो हमारा सब्जेक्ट है, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो, मैं आज थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि इसका पैटर्न आप लोग जो सीख रहे हो ना, उस पैटर्न से आप क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्वमेंट अपना खुद का दे सकते हो। एक तो होता है कि मेंटोर ने सिखाया, सभी जने ध्यान से सुनिएगा। एक होता है मेंटोर ने आपकी क्लास ली, आपने उतना ही सीखा। एक होता है बीइंग स्टूडेंट, आप लोग क्या क्या एफर्ट्स लगा सकते हो, वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो खाली अगर हम किसी स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं तो किसी टीचर के भरोसे ही नहीं लेते हैं, हमें भी उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि हमारा क्या क्या इनपुट हो सकता है। और म्यूज़िक में क्या होता है कि लगभग लोगों को ये पता नहीं है कि एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का क्या इनपुट हो सकता है। उनको ऐसा लगता है रियाज तो करवाया जाता है, गुरुजी करवाएंगे और हम करेंगे। हाँ, ये होता है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स रियाज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो इशू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी ने सा नहीं लगवाया मतलब मेरे को सा लगाना ही नहीं है। गुरुजी ने अगर ये आकार में गा के नहीं बताया है, अगर मैंने रिपीटेडली नहीं गाया, इसका मतलब हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे इस क्लास में आज थोड़ी सी मैं वो चर्चा करूँगी कि आप लोगों के एफर्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि खुद से काम क्या क्या करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए, जो कि मेंटोर से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको बताने की ज़रूरत है कि मैं आज खुद से ये करके आया हूँ या ये करके आई हूँ, और आपने जो बताया था काम वो तो मैंने किया ही है। लेकिन अगर आप, जैसे हम जब सीखते थे बचपन में, तो गुरुजी 2 कॉपीज़ बनवाते थे, एक होमवर्क और एक क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में वो होता था जो गुरुजी हमको सिखा रहे हैं तो वो हम लिख लिया करते थे, और उस क्लास वर्क का भी हमको होमवर्क करना पड़ता था। और होमवर्क ये होता था जिसको हम बोलते हैं उपज अंक की डायरी। हम उसको होमवर्क कॉपी नहीं बोलते थे, हम उसको बोलते थे उपज अंक कॉपी। उपज अंक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, उपज का मतलब होता है क्रिएटिव। हम किसी भी फील्ड में अगर हैं, म्यूज़िक में है, डांस में है, पेंटिंग में है, या फिर आप किसी स्पीच में है, ड्रामा में है, तो खुद की एक कॉपी बनाइए जिसमें सेल्फ क्रिएट, कि ये मेरा क्रिएशन की हुई कॉपी है। इस पे ना मेंटोर का हक होगा ना किसी और व्यक्ति का, वो आपका क्रिएट किया हुआ है। चाहे वो नया अलंकार क्यों ना हो गया है ना, नया अलंकार भी अगर आप बनाते हैं तो वो आपके खुद का अलंकार माना जाएगा, ना कि स्वरांगिनी पुस्तक का, ना कि किसी का सिखाया हुआ अलंकार। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आप लोगों को खुद से करना ही चाहिए, ये विदाउट अंडर गाइडेंस, ना कि आप मेंटोर से, ज़रूरी नहीं है उस पर बात करें, है ना। तो खुद से क्या क्या करना चाहिए, उसकी कॉपी को हम कहते हैं उपज अंग कॉपी, जो कि स्टूडेंट को खुद बनानी चाहिए। हमने जब बनाई थी उपज अंग की कॉपी, तो उसमें हम लिखते भी थे। हमने सोचा हम गाना लिखेंगे। भाई आप संगीत में हैं तो आप विचारक तो हैं ही, सभी जने विचारक हैं कि नहीं, है ना। सभी जने सोचते हैं, किसी ना किसी विषय पे आप लोगों के थॉट्स आते ही हैं। सपोज किसी भी टॉपिक पे आप लोगों के शब्द आ सकते हैं। सुबह को आपको क्या क्या फील होता है, आप सुबह को क्या क्या फील करते हो, अगर भक्ति से रिलेटेड फील करते हो तो आप लोग लिरिक्स लिख सकते हो। अगर दिन में आते आते आपको ऐसा फील होता है कि मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, तो आप गाना भी लिख सकते हो उस मुद्दे पर। तो वो आपकी उपज अंक की कॉपी का काम हो गया। सभी जने समझ रहे हैं, खुद का क्रिएटिव पॉइंट जिसमें आपका दिमाग चलेगा। एक तो होता है मेंटोर ने दिमाग चलवाया कि बेटा उस रास्ते जाओ, आगे से राइट ले लेना, फिर सीधा जाना, सर्कल आएगा, 2 बार सर्कल पे घूम के लेफ्ट ले लेना। और एक होता है कि हम खुद से रास्ता देखते हैं कि यार ये तो मेरा काम है ना सोचना, तो गुरुजी थोड़ी बोलेंगे कि मेरी थिंकिंग सोचो, है ना। तो खुद का काम क्या क्या करना चाहते हैं वो उपज अंक बोलते हैं। और उस उपज अंक पे आप जितना जल्दी काम करना शुरू करते हो ना, इन फ्यूचर आपके लिए संगीत में बहुत हेल्प होती है। आप मेंटोर को लाठी पकड़ के नहीं चल सकते। मेंटोर आप समझते हैं कि ये मेरा मेंटोर है, एक मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास में, मैं स्पून फिटिंग का काम कोई नहीं करेगा। स्पून फिटिंग का काम करने का मतलब होता है कि चम्मच से खिलाना, कि चम्मच में खाना भी हम नहीं भरा, खिला भी हम रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट वो नौबत ले आते हैं कि चबाए भी हम ताकि उनका पच जाए, राइट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आप खुद से, अगर खाना आप ले सकते हो तो खुद से चबा के खा भी सकते हो। खाना हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, और यहाँ पे खाने का मतलब यही है कि कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं,
उसको यूज आपको करना आना चाहिए। स्पून फिटिंग का काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी जने बहुत बड़े बड़े हैं, आप थोड़ा सा आप सभी जने बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे एज अच्छी है आप लोगों की, समझदार हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा है 5 साल तक स्पून फिटिंग का काम करना होता है। जैसे ही बच्चा 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, आप उसे कहते हैं खुद से खाओ बैठ के, खुद से वॉशरूम जाओ, खुद से कपड़े पहनो। यही संगीत में भी होता है। मैं क्यों कॉमनली एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहती। आप सभी का दिमाग अभी इतना कॉम्प्लिकेशंस में संगीत में गया नहीं है, वरना मैं उसके उदाहरण दे के भी दे सकती हूँ, है ना। अब संगीत में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को अलंकार मिला, मॉर्निंग रियाज मिला, या ताले मिल गई, या कोई गाने पर मिल गया, तो ये जो काम है ये आप खुद से कर सकते हो। मेंटोर सिर्फ ये बता सकता है कि मॉर्निंग रियाज में भाई ये होता है और आपको ये करके आना है। तो ये आपका हो गया खुद से काम करने वाला काम, कि इसको मेरे को ही चबाना है। गुरुजी ने तो खाना परोस दिया, अब खाना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। अब उस खाने में उन्होंने मॉर्निंग रियाज भी रख दिया, थोड़े से अलंकार भी रख दिए, थोड़े से आलापतान भी चलो उन्होंने डाल दिए। फिर वो कहेंगे बेटा आलापतान खुद के बना के लाओ, वो होता है उपज अंग। और स्पून फिटिंग वाला काम क्या होता है कि मैंने ये 4 आलाप बनाए हैं, अब आप जिंदगी भर वही 4 आलाप गाओगे जो आपने सीखे हैं। या मैंने जो ये 4 सरगमें सिखाई है, जिंदगी भर आप वही सरगमें गाओगे जो मैंने सिखाई है। दिस इज वी कॉल्ड स्पून फिटिंग वर्क। और जो मैं काम बता रही हूँ कि एक उपज अंक की डायरी बनाइए, जिसमें आप खुद का गाना भी लिख सकते हो, खुद का नया अलंकार भी लिख सकते हो, और जो भी आप नया गाना सीखते हो उसको भी लिख सकते हो। इवन आप खुद लोग नई कोशिश तो कीजिए नई धुन बनाने की, वहां तक अपने दिमाग को ले जाइए तो सही। ये काम है उपज अंक का। संगीत में क्या क्या करना होता है, अलंकार नए बन सकते हैं, इवन ताल आप बना रहे हो तो ताल भी आप नहीं बना सकते हो, न्यू ताल भी कोई क्रिएट इतनी सारी तालें सीखी हैं तो क्यों नहीं आप कोई मात्रा की ताल क्रिएट कर सकते हो। वही बनी बनाई तालें आप कर रहे हो, वो भी एक इंसान ने ही बनाई है। मैंने बहुत सारी क्लासेस में ये बोला है, लय का जो इन्वेंशन है वो प्रकृति ने दिया है, ताल का इन्वेंशन एक मनुष्य ने ही किया है। और आप भी वही मनुष्य हैं, आपके पास भी वही दिमाग है। और भारत में ही वो मनुष्य रहे हैं जिन्होंने नई नई तालों का निर्माण किया है। अमीर खुसरो जी भी मनुष्य ही रहे हैं, भगवान नहीं है वो। लेकिन हाँ, उनके काम ऐसे ऐसे हैं कि उसको पूरा आप लेवल आप बहुत हाई मान सकते हैं कि कितने अच्छे विचारक रहे होंगे। अगर आप संगीत से हैं तो आपको विचारक होना पहले सबसे पहले ज़रूरी है ना। आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। गुरुजी ने आज 4 पेज अलंकार बताए हैं, क्या मैं एक अलंकार भी खुद का नहीं बना सकता। ये थोड़ा सोचिएगा। 10 पेज अलंकार सीख रहे हो आप, किसी बहुत से अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे 11वां पेज बना के दिया है कि मैम ये मेरा 11वां पेज आपके सामने, ये लो मैम ये मेरा 12वां पेज। माना थाट तो 10 ही होते हैं, है ना। 10 थाट से 11वें थाट तक आप जा नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा तो कर सकते हो कि आरोहात्मक बिलावल थाट ले लिया, अवरोहात्मक भैरवी थाट से आ गए, आरोहात्मक भैरवी थाट ले लिया, अवरोहात्मक कल्याण थाट से आ गए। यू कैन चेंज दैट पैटर्न। कि मैंने कोशिश की है कि मैंने भैरव लगाया है और उसके बाद में अवरोहात्मक में आते आते मैंने थाट चेंज कर दिया, है ना, स्वर चेंज कर दिया। मैम ने तो कहा था खाली बिलावल में 5 पेज गा के आना, मैंने 5 पेज तो गाए बिलावल में। अब इसमें मैं आकार भी करके देखूं, आकार भी करके आ गए, है ना। एक होता है कि ओवर स्मार्ट आगे वाला वर्क करना, एक होता है खुद के लिए काम करना। तो मैं जिस उपज अंग की कॉपी की बात कर रही हूँ उसमें हम खुद के लिए काम करते हैं, समझ में आया। उसमें मेंटोर काम नहीं करवाता है, मेंटोर ने स्वरांगिनी पुस्तक क्रिएट करके दे दी है, मेंटोर वही करवाएगा। उसके अलावा जो कॉपी आपको हम बनवाते हैं उसमें आप खुद का गाना लिखिए, हमसे पूछिए कि मैम हमने ये गाना लिखा है, ये कौन सी ताल में बन सकता है। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं कंपोजर का दिमाग। कि जो म्यूजिशियन है वो खुद का गाना भी लिखे, खुद का गाना कंपोज भी करे, खुद के गाने पे ताल भी डाले। ये म्यूजिशियन का वर्क होता है, समझ में आया। और एक बार के लिए आप ओम जय जगदीश हरे गा तो रहे हैं सालों से, गाएंगे तो आप सही, पर कभी खुद का भक्ति भी तो बनाने का ट्राई करें। भगवान के प्रति आप लोगों की कितनी सारी भावनाएं हैं, तो क्या आप लोगों के पास इतनी भावना नहीं होगी कि आप गाना लिख लीजिए और जो आप फील करते हैं जिस भी एनर्जी को लेके, चाहे कोई से भी भगवान हो गए, चाहे कोई सी भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, थोड़ा विचारक बनिए कि मैं क्या सोचता हूँ उस चीज़ को लेकर। तो उसके लिए 2 लाइन तो लिखिए, हे प्रभु मारे गिरधर गोपाल, ये भी एक लाइन बन गई। ये अभी अभी बोलते बोलते बना दी। अब इसको लाइन को बना दिया, अब मैं सोचूंगी इसको धुन कैसे देनी है, कौन सा थाट में दे सकती हूँ, कौन सी राग में दे सकती हूँ। फिर मैं ये देखूंगी कि ये जो मैंने लाइन बोली है ये कौन सी ताल में आएगी
और अगर आपको ये ताल समझ में नहीं आती है तो आप अपने मेंटोर से पूछिए, ये आप चैलेंज कर सकते हो। समझ में आया? इसको मैं बोल रही हूँ सेल्फ वर्क। ये मेंटोर अगर स्पून फिटिंग करके नहीं देगा कि बेटा ये रही लिरिक्स, ये रही धुन और ये रही नोटेशन और ये रही ताल का नाम, फिर भी बच्चे नहीं करके आते हैं। गा तो हम दे ही देते हैं, अब मैं उनका गला लेके तो गा नहीं पाऊंगी, या जो भी मेंटोर होंगे वो उनका गला लेके गा नहीं पाएंगे, है ना? गाना आपको ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाए, आउट ऑफ द बॉक्स रियाज कैसे किया जाए। है ना? एक रियाज हो गया, गुरु ने बताया यही गाना है 10 बार, हाँ आपने 10 बार वही गया, 11वीं बार अपना वेरिएशन कोशिश तो करो देने की, है ना? तो ये बात है, ये सभी को ध्यान में रखनी है। जो बिगनर्स हैं वो भी ध्यान रखें कि जो सिखाया जा रहा है उसको ओपन माइंडेड सीखें, और जो थोड़ा सीख चुके हैं, थोड़ी चीज़ों पर आ गए हैं, तो वो भी थोड़ा सोचें कि यार मैं खुद का क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी ने स्वरांगिनी पुस्तक क्रिएट कर डाली है, तो उन्होंने हमारी एज में ही कर डाली थी, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब वो यंग एज में थे तभी उन्होंने, स्वरांगिनी छपी नहीं थी लेकिन उन्होंने हाथ से लिखा था डायरीज में, है ना? उन्होंने नए नए अलंकार बना के हाथों से लिखा है, उसके बाद टाइपिंग करवाई है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बना, और उस वक्त वो सिखाते भी रहे संगीत, और प्लस अपनी किताब पे काम भी करते रहे। एक तरीके से ये आप लोग भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एज क्रॉस करो और फिर आप ये चीज़ें करो, ठीक है? मैं समझती हूँ ये टॉपिक मेरा अभी समझ में आ रहा होगा सभी को कि मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये सैटरडे क्लास ज़रूरी है, इस सैटरडे क्लास में ये बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तो मेंटोर जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें दे रहा है ना आपको कि मेरी नज़र में आप ये कर सकते हैं, तो आप अपने आप को उस नज़रिए से देख ही नहीं पाओगे। क्या सही में? स्टूडेंट डाउट करते हैं, मेरे स्टूडेंट तो कुछ ज़्यादा ही डाउट करते हैं कि क्या मैम सही में मैं कर लूँगी क्या, या मेरे से हो जाएगा क्या? और मुझे उनको पुश करना पड़ता है कि ना, यू कैन डू इट, आप, मुझे मालूम है आप कर सकते हो, तो आप करिए, है ना? अपने आप को वो नज़रिया कैसे सेट करना है वो मैंने बताया है, क्योंकि आप संगीत विषय से हैं, संगीत में आप लोग सभी जने अच्छा काम करेंगे इन फ्यूचर, और ऑनलाइन सीख रहे हो तो ऑनलाइन में भी यही रहता है कि जितना हम लोग बता सकते हैं उतना तो हम बता देते हैं। आप भी थोड़ा सर्च करें और हमसे पूछें कि मैम ये हमने जाना है, ये हमने किया है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आज अभी थोड़ा समझाया है इस क्लास में। नाउ दी सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक बार बिगनर्स के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि उनको अपनी उपज अंक की डायरी में क्या क्या रियाज करना चाहिए, है ना? टॉपिक सेट कर लीजिए। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें सिर्फ 3 और 4 मंथ्स हुए हैं, या जिन्हें फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ हुआ है ना? कुछ बच्चे हैं मेरी नज़र में यहाँ पे जिन्हें इतना ही टाइम हुआ है लगभग, उनकी उपज अंक की डायरी में, उपज मतलब क्रिएटिव डायरी, जिसको आप अपना कह सकते हो कि दिस इज़ माइन, दिस इज़, मेंटोर ने नहीं सिखाया, या ये किसी और व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा किया हुआ काम है, इस पर कोई और नहीं लिख सकता, आप अपना नीचे नाम भी लिख सकते हो। तो उस डायरी में आपको क्या लिखना है, एक कोई सा भी लिखने का प्रयास करो, गाने लिखने का प्रयास करो, है ना? गाने मतलब पूरे गाने नहीं, सिर्फ 2 लाइन्स लिखोगे, जो भी लाइन दिमाग में आ रहा है। जो मेरे बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं, जो 2 और 3 मंथ्स हो गया है, किसी भी टॉपिक पे आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, और वो 2 लाइन लिख के अच्छे से विचार करके लिखनी है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये 2 लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट है, बांट भी बैठ रही है, राइमिंग, जिसको हम बोलते हैं राइमिंग बिठाना, है ना? या जिसको हम फिर वो लाइन बिठा के आपको ये सोचना है कि इसमें कौन सी ताल लग सकती है। और अगर बिगिनर बच्चे ताल को नहीं समझते हैं तो आप ये समझेंगे कि इन 2 लाइनों के आगे मैं गाना कैसे इसको गा कैसे सकता हूँ, इस पे वर्क करेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट इस पे तो करना, ये तो सभी के लिए ही है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, जो थोड़ा सा सीख चुके हैं, जिन्हें 6 महीने 7 महीने 12 महीने हो चुके हैं, वो भी ये काम करेंगे। कि क्यों मैंने ये काम इसलिए दिया है, क्योंकि संगीत का जो विद्यार्थी होता है वो मल्टीटास्कर होता है। मल्टीटास्कर मतलब वो बहुत सारे काम करता है, वो गाना एट द मोमेंट सुनता भी है, गाना बजाता भी है, गाना गाता भी है, और विचारक थॉट्स भी रखता है। आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हो आंख बंद करके। बीइंग अ आवाज आ रही है मेरी? ओके कर दो एक बार। ओके जी जी मैडम, ठीक है। बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि
एक कंपोज़र ने क्या सोच के गाना लिखा होगा। आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे फिल्मकार हैं, संजय लीला बंसाली जी हैं, उनके कभी गाने सुनिएगा आप, उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा, या उन्होंने यही धुन क्यों ली, उन्होंने यही थीम क्यों लिया। उन उन व्यक्ति को बहुत अच्छे से नॉलेज है संगीत का, है ना, संगीत का भी, और प्लस उनका जो विषय है फिल्म मेकिंग, उसमें भी उनको बहुत नॉलेज है। तो ये नॉलेज कैसे क्रिएट हुआ, ये नॉलेज आप लोगों को भी क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ लोग ही ये सारे काम कर सकते हैं। बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट आप लोग भी ये काम कर सकते हो कि आप गाना खुद का लिख भी सकते हो, या 2 लाइन भी लिख सकते हो। जब हमने मास्टर्स किया था तो मास्टर्स में हमको रागों की बंदिश बनानी पड़ी थी। तो रागों की बंदिश बनाने के लिए हमको कुछ नहीं बोला एग्जामिनर ने, बैठो और 2 लाइन लिखो, उसको तालबद्ध करो, उसकी राग डिसाइड करो और अभी के अभी प्रस्तुत करके बताओ उसके आलाप तान के साथ, राग का परिचय और पूरा। तो हमने बंदिश क्रिएट की, हम उस लेवल पे थे, विचारक थे क्योंकि। तो मैंने तो बंदिश क्रिएट की, मैंने बिहाग राग चुनी और मैंने शब्द चुन लिए, स्थाई की 2 लाइन, अंतरे की 3 लाइन बना के मैंने बिहाग राग में अपनी बंदिश प्रस्तुत कर दी ताल सहित। अब मुझे वहाँ पे ये भी बताना था कि मैंने इस बंदिश में मैंने क्रिएट की ना, क्योंकि राग बिहाग की बंदिश मुझे किसी गुरु ने नहीं सिखाई थी, गुरुजनों ने बिहाग राग सिखाई थी, बंदिश नहीं सिखाई थी, है ना। तो मैंने खुद ने वो 2 लाइनें 3 लाइनों की खूब प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा प्रैक्टिकल में आना ही है, ये चीज़ मेरा वाइवा हो गई। तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि मैं लिखूं तो सही, ताल में कितना लिख पाती हूँ। लिखने की मैंने प्रैक्टिस की, मुझे लिखना इतना पसंद नहीं है लेकिन मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा बीइंग अ म्यूजिशियन, एक अगर मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री कर रही हूँ तो मास्टर मतलब होता है कि आपको सारे विषय का नॉलेज है। बीए का मतलब होता है बैचलर, तो बैचलर ही हैं आप खाली। तो बैचलर से जब आप मास्टर्स में जाते हैं म्यूजिक के, तो आप बहुत अच्छे विचारक होने चाहिए, गायन लिखने के भी, वादन के भी और प्रस्तुति का भी पता होना चाहिए कि इस बंदिश को मैं भी लिख सकती हूँ, बंदिश को मैं भी गा सकती हूँ। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग से, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी ये वर्क करें कि विचारक बने। आप लोग दिमाग रखते हैं सभी जने, अच्छे अच्छे थॉट्स होंगे आपके समाज को लेकर, या भक्ति को लेकर, या अपने आसपास के माहौल को लेकर। जो परिवर्तन इंसान ऐसे नहीं ला सकता, वो एक कलम से ला सकता है और अपने गायन से ला सकता है ना। जो आप चाहते हैं कि यार ये परिवर्तन मुझे उसके नेचर में नहीं दिख रहा, तो आप अपने लिए 2 लाइन लिख लीजिए, उस 2 लाइन को आप कंपोज कर सकते हैं, एंड उसके बारे में आप मेंटोर से पूछ सकते हैं कि मैंने ये कोशिश की है 2 लाइन लिखने की, मैं इसको क्या धुन दे सकती हूँ, मैं इसको क्या गाने में ला सकती हूँ। ये आप लोगों का वर्क होगा बीइंग अ स्टूडेंट। ये एफर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, इतनी देर से मैं ये स्टूडेंट्स के ही एफर्ट्स बता रही हूँ। मेंटोर के एफर्ट्स तो आप लोगों को अपनी क्लास में नज़र आते ही हैं कि वो लोग क्या क्या नहीं करते आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ऑनलाइन में, या वो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। लेकिन एक विद्यार्थी को भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए संगीत में। सिर्फ यही योगदान नहीं होता, हमने मंथली फीस पे कर दी, अब ये मैम जाने और इनकी क्लासेस जाने, 8 क्लासेस में मैं देखता हूँ ये कितना सिखा पाती हैं। ये एटीट्यूड लेके अगर आप किसी भी विषय में जाते हैं, किसी भी, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, आप नहीं सीख पाएंगे। आपको ये एटीट्यूड लेके जाना है कि मैं संगीत को जितना दे पाऊंगा मैं दूंगा, या मैं दूंगी, मैं उतना काम करूंगा या करूंगी। चाहे वो आज मैम ने 10 पेज अलंकार बोले हैं तो ये मेट्रोनोम की स्पीड में लगा के, मैम ने 120 बोला है मैं 200 तक भी कोशिश करूंगी, मैम ने 200 बोला है मैं 250 ट्राई करने की कोशिश करूंगी। ये एटीट्यूड अगर आप रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिक एटीट्यूड है, तो आप लोग बहुत आगे जाओगे, है ना, संगीत में भी और अपनी जीवन शैली में भी। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग रियाज शुरू किया है तो कहीं ना कहीं आपको वो वाइब्रेशंस फील होती होंगी कि यार ये काम तो होगी, क्योंकि ये गुरु मंत्र जो आप डेली रियाज करते हैं पंचाक्षरी का, अ उ ओ अं, इसकी जो एक एक शब्द की जो वाइब्रेशन है वो ऐसे ही नहीं है। आपकी अंतरात्मा से लेकर आपके बाहरी रूप में भी ये काम करेगी। समझ में आ रहा है? ये अ उ ओ ओम सिर्फ स्वर साधने के लिए नहीं है, ये गुरु मंत्र है। एक तरीके से जब आप वैदिक पाठ अगर किसी ने सुना हो तो वैदिक पाठ को लोग अपने घरों में क्यों करवाते हैं? क्यों? ताकि वाइब्रेशन अच्छी रहे। मंदिरों में वैदिक पाठ क्यों रहता है, या मंदिर की वाइब्रेशन इतनी कूल डाउन क्यों रहती है? क्योंकि उसका उच्चारण, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत सही तरीके से होता है। आपका जहाँ रियाज का स्थल है, जो आप रियाज जिस जगह बैठ के करते हो उसको एक ही जगह रखो, बदलना नहीं होता बार बार कि आज इस कमरे में कर लिया, आज उस कमरे में कर लिया, आज गार्डन में चले जाते हैं, आज वॉक करते करते कर लेते हैं। 1-2 जने मुझे बताते हैं मैं ड्राइव करते करते रियाज करता हूँ।
तो ये मुझे नहीं पसंद आता। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलना। ये एक जगह तसल्ली से बैठ के रियाज़ करने वाली चीज़ है, उससे जो आपको डेली अनुभव होगा, क्योंकि सिद्धि तभी प्राप्त होगी, आपके वोकल, आपके स्ट्रॉन्ग वोकल्स तभी होंगे जब आप एक जगह बैठ के रियाज़ करोगे। समझ में आया सभी जनों को? उपज अंग में आप लोगों को अपना गाना डालना है, अपने रियाज के टॉपिक्स अच्छे से ईमानदारी से कि मैंने इतना गाया कि नहीं गाया, सही जा रहा है कि नहीं, सा का अभ्यास अच्छे से करना है, ताल, लय ताल का अभ्यास, हर जगह लय को ऑब्जर्व करना है। मेंटोर नहीं बताएगा कि देखो तुम्हारे पास पंखा चल रहा है, ध्यान से सुनो लय में है कि नहीं। क्यों? तुम्हारे कान कहाँ गए थे तब? बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू बी ऑब्जर्व एवरीथिंग। मैं अगर मेरे इस कमरे में बैठी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास में उधर कहीं शादी हो रही है, वहाँ भी रिदम बज रही है, पंखा भी रिदम में दे रहा है, और अगर ये जो भी एक मशीन की भी एक रिदम आ रही है, एक सुर आ रहा है, तो ये मेरा माइंड ओपन है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपना माइंड उस तरीके से संगीत को लेके ओपन करें, तो उससे क्या होगा, जो आप ये छोटी मोटी चीज़ें सीख रहे हो ना, ये जल्दी सीख जाओगे, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के ताले बंद रखोगे तो जहाँ लय और सुर और ताल, जहाँ भक्ति दिखनी चाहिए, वहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, वहाँ आप एकदम इमोशन लेस हो जाओगे उस प्लेस पे, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप देख नहीं पाओगे। मैं नॉर्मली ट्रैवल करती हूँ तो जो ये बसेस के हॉर्न होते हैं उसमें भी सरगम सुनाई दे जाती है, उसमें भी कोई ना कोई पिच पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी साउंड से, किसी पिच से ही बना है। बहुत फनी गेम है ये, क्योंकि मज़ा आता है। वो सारेगा जारेगा और चुप हो गया, पूरा अलंकार ही कंप्लीट नहीं करता है, फिर दूसरा जना आता है पम गरे लाइक वो धुन दे देता है हमको, मज़ा भी आता है। लेकिन आप सोचना ज़रा, आप लोग अगर कभी ट्रैवल करते हो, दिस इज़ अ फन थिंग टू डू, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और आप बसेस का ऐसा हॉर्न सुन रहे हो, इवन ट्रेन का भी जो जोर से हॉर्न आता है वो किसी ना किसी पिच पे सेट होता है, राइट। एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे और एक पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, हमने तान पूरा खोल लिया कि कौन से पिच पे बोल रहा है ये पंखा इतनी देर से, और लिटरली वो जी शार्प पे बोल रहा था। फिर हमने सोचा हाँ यार, तभी हम सा क्यों मिला पा रहे हैं। तो ये हो गया अपने कान को, दिमाग को खोलना, हर जगह स्वर को पाना, हर जगह लय को पाना, ठीक है। ऐसी क्लासेस इसलिए होती हैं ताकि आपकी जो 2-3 क्लासेस बड़ी टेक्निकली जारी होती है, तो ये क्लास इसलिए होती है थोड़ा आपके यहाँ के चक्षुएं हम खोलें, हम आपको बताएं कि हम जो सिखा रहे हैं उसके अलावा भी अपने ज्ञान को और कोशिश करें बढ़ाने की। जितने भी आज स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे हिसाब से इनफ है, कम आए, 2-3 तो कम आए हैं, पर जितने भी हैं यहाँ पे अवेलेबल, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको ये चीज़ जानने को मिल रही है कि हाँ यार, अगर हम आंख बंद करके सुनेंगे तो म्यूज़िक तो हर जगह सुनाई देगा, और हम हमारी चीज़ों को हर जगह पाएंगे भी, चाहे वो सरगम हो गई, अलंकार, थाट, कोमल रे हो गया, कोमल गंधार हो गया, है ना। मेट्रोनोम चाहिए, मेट्रोनोम का टिक टिक से बंद आवाज़ तुम लोगों को परेशानी होती है तो आप घड़ी की टिक सुई से कर सकते हैं रियाज़, या कोई एक निरंतर चलने वाली लय से आप लोगों को रियाज़ करना है। मेट्रोनोम हम इसलिए आपको बोलते हैं, सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। तो अभी आपका माइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आपको निरंतर लय ऐसी कौन सी मिल रही है जो आपको लय पक्का करवा सकती है। ज़रूरी नहीं हो वो मेट्रोनोम हो, वो घड़ी की सुई भी हो सकती है, वो पंखे की खड़ 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 वो भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके अलावा दूसरा खड़ कर दे नहीं पा रहा है, आउट ऑफ बीट भी, तो आप उसको ठा दुगुन चौगुन उस लय को लेके चल सकते हैं। दिस इज़ वी इन्जॉय द म्यूज़िक, इन्जॉय करते हैं। ये उपज अंग में आती हैं चीज़ें, ये तो मैंने बता दी। अभी और ऐसी उपज अंग की चीज़ें हैं जो आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो कि मैंने ये नोटिस किया, ये आप अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं कि ये मैंने नोटिस किया, राइट। तो ये उपज अंग की कॉपी आपकी खुद की होगी, जिसमें आप नए अलंकार, नया गाना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अनुभव की वो लिखेंगे। उससे क्या होगा, सीखने में बढ़ोतरी होगी। समझ में आ रहा है सभी को? जी मैम, जैसे कि आप अभी बोले ना मैम, अपने मन से गाना जो सोचता है तो अच्छा होता है, तभी एक लाइन मेरा याद आ गया। वेरी गुड, खुद ही लिखी है? गा के सुनाओ मैम। बिल्कुल, आपने गाना भी, धुन भी आपने डाली है और लिखा भी आपने ही है? जी नहीं, अभी दिमाग में है। बताएं बताएं जरूर। हे माँ दुर्गा, आया हूँ तेरे शरण में, हे माँ दुर्गा, आया हूँ तेरे शरण में। वेरी गुड। इनके लिए एक बार क्लैप कर दीजिए। प्रदीप जी हैं ये, प्रदीप कुमार जी, वेरी गुड, है ना। क्लैप इसलिए कि आपने खुद ने कोशिश की। जी मैम। विचारक हैं तो विचार आया और उसको आपने कोशिश किया कि मैं लिख के गा भी देता हूँ।
तो अब इसमें अब बीइंग अ मेंटोर, अगर मैं इसको थोड़ा आपको हेल्प करूं इसको लिखने में, इसको प्रोनाउंस करने में, तो इसमें हे माँ दुर्गा आगे क्या गाया आपने? हे माँ दुर्गा आया हूँ तेरे शरण में। अब शरण की जगह शरण बोलना है। ये मैं बीइंग अ मेंटोर आपको गाइड कर सकती हूँ कि देखिए ये शब्द को आपको सही बोलना है ना। बाकी आप अच्छा गा रहे हैं। हे माँ दुर्गा, शरण क्या होता है, स और श में अंतर हो जाता है। फिर बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं कि 12 खड़ी का रियाज अच्छे से करो, इन चीज़ों पे अपने आप काम हो जाएगा। स श वाली जो लाइन होती है, जी मैम। ठीक है, उच्चारण पे हम काम कर सकते हैं। आपने तो गाना बना दिया, पर आप अपने मेंटोर से कंफर्म भी तो करेंगे कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग, कि मैंने ये एक लाइन लिखी है, ये सही है कि गलत है। जी आपने मैम। बिल्कुल प्यारी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है, भक्तिपूर्ण लाइन है। अब उसको आपने बस प्रोनाउंस गलत किया है, तो मैं वो उसको सही करवा सकती हूँ। धुन आपकी आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। अब आगे अगर आप और लाइन लिखेंगे माता जी के इसी लाइन में, तो आपकी और चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना। जी तो मैम। बीइंग अ मेंटोर आपकी ये हेल्प हो सकती है। तो देखिए, एक विचारक है तो विचारक को अगर एक विचार मिलता है तो वो उसके साथ में अन्याय नहीं होने दे, और बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट आप नहीं होने दे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। जी चलिए, मैम। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ सभी जनों को, जैसे इन्होंने प्रयास किया, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, अपने अपने मेंटोर को बताएं कि देखिए हिमजा मैम मैंने ये एक लाइन लिखी है, आप बस सुन लीजिए। तो हिमजा मैम बताएंगे अच्छी लिखी है कि बुरी लिखी है, इसमें और क्या ऐड आप कर सकते हैं, या शब्द का उच्चारण सही हो सकता है कि नहीं। ये आप लोगों के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक होगा, ठीक है, सभी के लिए, है ना। कुछ अभी अब मैं एक एक जने से बात करना चाहूँगी, किसी का अगर कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए आराम से, सभी जने एक साथ मत कीजिएगा। रमेश जी, आप हैंड रेज कर चुके हैं, मैं आपसे एक बार पूछ लेती हूँ और फिर मैं निशा से बात करूँगी। माइक ऑन कर लीजिए अपना। मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ। गाइए। शादी है आपकी, खुश रहे हम, शायद हम आ जाए आपकी शादी में। हाँ, ये भी है आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका तुकबंदी बिठाने का, बहुत अच्छा। तो ये तो एक शेर और शायरी टाइप हो गई, है ना, तो इसको गा भी तो सकते दूसरा हो मेरा आप। सवाल है कि जब हम गाने में सरगम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा प्रैक्टिस और कैसा ट्राई करना चाहिए कि गाने में सरगम भी गाए। पहले तो जो गाना जिस भी पिच में है, पहली तो चीज़ ये सभी को ध्यान रखना है कि उस गाने का पिच क्या है। सेकंड, उस गाने में स्वर कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन सी राग के स्वर लग रहे हैं, कौन सा ऐसी चीज़ लग रही है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। सपोज अगर बिलावल में कोई गाना है ना, जैसे रमेश जी आपने अच्युतम केशवम सुना ही होगा, है ना, तो वो हाँ, बिलावल के इसमें बजा। है सा रे गा गा म ग सा नी रे ग रे सा नी ध ध ध रे ग सा नी सा ग ग रे ग सा रे नी सा ध नी सा। तो ये बिलावल की ही सरगम है। मैंने क्या किया, ग ग रे ग सारे सारे नी सा, ये चीज़ कर ली, ये मेरी उपज अंग है। ये आप भी ला सकते हैं उसका एक स्थाई गा के। सपोज अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम गरे ग म प म गरे सा। ये एक छोटे से प्रयास हो गए सरगम का। ग ग रे ग ग 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 सा नी रे रे ग ग ग ग रे ग ग सा। एंड देन अंतरा शुरू कर दीजिए, ग म प ग म प प म ग म ग रे सा। कौन कहता है, ये सरगम गा के आपने दुगुन में सरगम ले लीजिए, ठाह में सरगम ले लीजिए, सिंगल सिंगल ले लीजिए, दुगुन दुगुन ले लीजिए, ऐसे प्रयास कर सकते हो। पर पता होना चाहिए कि ये बिलावल में ही है तो मैं बिलावल में ही गाऊं। तो मैं ऐसा समझा कि राग को पकड़ना है और उसका राग का सरगम डालना है। राग को वही तो मैंने बोला, स्वर उसके पकड़ने हैं। जैसे मैंने बिलावल बोला स्वर। तो बिलावल अपने आप में एक राग ही तो हो गई, अच्छा, है ना, राग ओके। हो गई अपने आप में। आपने राग, बस सरगम में क्या होता है, सरगम डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं जो गाना या भजन या भक्ति गज़ल ठुमरी जो गा रहा हूँ या सीख रहा हूँ,
ये कौन सी राग में है, इसमें कौन कौन से सुर लगते हैं, तब जाके मैं सरगम बना पाऊंगा या बना पाऊंगी। तो पहले राग का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है रमेश जी, थैंक यू। ओके वेलकम, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लिखा। निशा, कहाँ गई निशा? जी 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 मैम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। तुम पूछते पूछते सवाल कहाँ चली गई? मैम मेरा इस क्लास से रिलेटेड नहीं था, अलग से था हाँ क्वेश्चन, पूछिए, तो मैं पूछिए। पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ अच्छा। पूछिए। जैसे एक सॉन्ग है ना, सुनी मैं हरी आवन की आवाज, उसमें कुछ लाइनें हैं, उनका मीनिंग। इसका मीनिंग का एक वीडियो बनाया है सर ने वैसे। अच्छा। हाँ और तेरा नाम लेकर, ये वाला सॉन्ग भी, इसमें भी कुछ वर्ड्स ये उर्दू इसमें जिन्होंने लिखी है, ये क्या कौन राइटर है? सिर्फ तेरा नाम लेकर रह गया के? वसीम वसीम बरेलवी जी है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, इनका मीनिंग तो मिल जाएगा आपको। सपोज आप रिख्ता पे जाइए, सिर्फ तेरा नाम बाय वसीम बरेलवी, एंड वो पूरी गज़ल आ जाएगी। और जो शब्द आपको कर रहा है, तकलीफ दे रहा है कि यार ये शब्द क्या है, तो उस शब्द पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे मायने नज़र आएंगे। ठीक है जी। एक चीज़ होती है कि मायना आप अगर उन चीज़ों शब्द का ही जाने काफ़ी तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक दो लाइन के शेयर का मायना आप भी कुछ और समझ सकते हो, मैं भी कुछ और समझा सकती हूँ, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग हैं, सब उसको अलग चीज़ से रिलेट करके समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, है ना। शेरो शायरियों में यही होता है, गज़ल में यही होता है कि गज़ल जो लिखने वाला होता है उसने तो क्या सोच के लिखी होती है, और जो गाने वाला होता है उसने क्या सोच के गाई होती है, और जो पढ़ने वाला होता है उसका विचार अलग होता है, तो वो क्या समझ रहा होता है, क्या पता वो उतना डीप थॉट समझ जाए जो लिखने वाले ने भी ना समझा हो। कभी कभार लिखने वाला तो यूं ही लिख देता है, पर जो पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कितना गहरा मीनिंग है, कितना डीप है, इसका अर्थ कितना अच्छा है। तो इसीलिए इसकी मीनिंग खुद ही समझने का ट्राई करना और खुद का विचार बनाना। अच्छा इस शब्द का मतलब ये है, अब मैं इस लाइन का मतलब अपने हिसाब से निकाल सकती हूँ। ये फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है जो आप जितना आप पढ़ते हो। अब फर्स्टली आपको पढ़ना भी शुरू कर देना चाहिए सभी जनों को। जितना आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जितना आप गज़ल, शेरो शायरियाँ, भजन, गीत, ठुमरी ये सब पढ़ेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में समझ में आएगा कि कहानियाँ कैसे गढ़ी जाती हैं। गानों में इतनी बड़ी कहानी होगी, लेकिन 4 लाइन में आपको उसने पूरी कहानी बता दी, और ये इतना अच्छा सरल तरीके से लिख देता है सामने वाला कि आप पूरा समझ भी जाते हो, राइट, कि उसने क्या लिखा है ना। आप आराम से उस पर 4 लाइनों पर मूवी बना सकते हो, इतना आप सोच सकते हो उस विषय पे। ठीक है निशा, समझ में आया? आप कभी भी ऐसा गज़ल से रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना जो शब्द आपको अटकाता है, तो आप गूगल पे रेखता एक फाउंडेशन है, अच्छी वेबसाइट है, इवन ये एप्लीकेशन भी है, ये ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर पे, रेखता करके आता है, तो वो हिंदी में आएगा। आप जब भी कोई भी शब्द ऐसा टफ लगे कि यार ये समझ में नहीं आया, तो आप उस पर सर्च कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऐप है ये, वैसे डाउनलोड हो सकता है। और मैम जैसे स्वर नी स्वर है ना, उसमें कहीं जगह छोटी ई की मात्रा होती है, कहीं बड़ी ई की मात्रा, दोनों में फर्क है क्या? बड़ी ई की ही लगती है मात्रा मैम कुछ बुक्स में होता है छोटी ई वो की। देखिए क्या होता है, ये इन बातों में इतना उलझना नहीं चाहिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ज्ञान से, क्योंकि मैं जितना पढ़ के निकली हूँ इन चीज़ों को, मैंने ये नी ही नहीं, मैंने कभी कभार सा को भी अ में देखा है। तो क्योंकि पुराने ज़माने में सा अ की तरह लिखा जाता था, यू नेवर नो, वो जो अक्षर होता था ना सा लिखने का, तो वो आ करके लिखा जाता था। ऐप का नाम है अरुणा जी रेखता, REKHA, रेखता। आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। इन चीज़ों में इतना मत पढ़ो, जो एक्चुअली में तथ्य हैं उन पर काम करो निशा। ऑल्दो मैं इसका आंसर दे दिया है मैंने आपको कि नी बड़ी लगता है, क्यों? क्योंकि नी की बात हो रही है, ऊपर चढ़ रहा है वो, छोटा नी की बात नी नहीं होगा। वो हमेशा जब भी नी गाने में आता है तो वो बड़ी ई की मात्रा लेकर ही आता है, तो वो ध्यान रखिएगा। मैम और जो भैरव अहिर भैरव है ना, उसमें रे और नी कोमल है लगते हैं, तो वो भैरव थाट का कैसे हुआ वो राग?
क्योंकि कुछ राग ऐसी होती है जो थाट पर आश्रित होती है। थाट भैरव पे राग भैरव आश्रित है, तो वो कोई भी सुर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें उसका आश्रय है, क्योंकि उसमें उसकी छाया है। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे शेडो आ रही है, तो वो मेरी छाया है, तो वो मेरा आश्रय है, छाया मेरी ही है वो। लेकिन सपोज मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी वो जन्य है, वो छाया नहीं हो सकती है, वो शेडो नहीं हो सकती है, वो जन्य राग है। तो वैसे ही अहीर भैरव जन्य राग है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि थाट तो रेधा कोमल लग रहा है, तो रेधा कोमल ही क्यों नहीं आ रहा है, भाई वो जन्मा है ना। ऐसे तो रेधा कोमल वाली रागें ऐसी हैं, थाट भैरव की विभास राग है, राग विभास हो गई, राग गुणकली हो गई, राग अहीर भैरव हो गई, है ना, वैरागी भैरव हो गई, उसमें भी नी कोमल लग रहा है। तो ये सारे उसके एक थाट भैरव एक जड़ है, ये उसकी शाखाएं हैं। तो शाखाएं अपना रूप कहीं भी ले सकती है, लेकिन जड़ वही रहेगी। इस वजह से इसका ये एक तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि भैरव ही क्यों, तो क्योंकि भैरव उसकी जड़ है। और अगर भैरव से कल्याण जाता है तो हम कह सकते हैं कि अब इसको कुछ चेंज करो आप, इसमें रे कोमल नहीं लगेगा। कुछ तथ्य ऐसे पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए अहीर भैरव का थाट यानी कि उसका परिचय जो मेन जड़ है वो थाट भैरव ही रहेगा। भले ही नी कोमल लग रहा है और रे कोमल लग रहा है, रे कोमल और नी कोमल की संगति हो रही है। ठीक है, चलिए मैं किसी और के सवाल ले लेती हूँ, बाकी आप मेरे से और भी पूछ सकते हो बाद में, है ना। हेलो। हाँ कमलजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग। वो एक्चुअली मैं दो तीन क्लास में अटेंड नहीं कर पाया हूँ आज उसके समय लेके थे, तो ऐसा कुछ है तो मिस कर या फिर कोई शायद उस क्लास में सुननी चाहिए थी। 9 1 आप म्यूट कर लीजिए 8 0 8 0 एक बार म्यूट 0 1। ठीक है, हाँ जी, मैं कुछ समझा रही हूँ, वो समझ लीजिए। कमलजीत जी आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, ओके। देखिए जो भी आपने अभी पूछा, सपोज़ जो भी हमारी ग्रुप क्लास होती है, अगर वीक में 2 दिन हो रही है और जो सैटरडे क्लास हो रही है, सैटरडे क्लास अगर आप मिस करते हो तो आपको इसका वीडियो अवेलेबल मिलेगा, है ना, एडिट होके। यूनिक संगीत धरा जो हमारी एप्लीकेशन का चैनल है, उस पर हर सैटरडे क्लास का वीडियो है। जब से सैटरडे क्लास शुरू हुई है बहुत सारे वीडियो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे या वेनसडे का ग्रुप है आपका, या ट्यूसडे थर्सडे का ग्रुप है, जो भी क्लास में से आपका कोई भी एक क्लास अगर मिस होता है तो वो आपका मेंटोर रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर वो 2 डेज चूज़ किए हैं, आपने अगर वो टाइम चूज़ किया है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट टाइम। और सपोज़ कोई रीज़न होता है कि नहीं आ पाते हैं तो वो आपने मिस करा है, क्योंकि हमारे पास हफ्ते में हमने 2-2 दिन के गैप ग्रुप्स बना रखे हैं, तो उसमें हम ये रिपीट क्लास नहीं कर पाएंगे, हमारे पास क्लासेस ही नहीं बचेगी, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। इवन मैं अगर सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एक ही बैच ले रही हूँ, आपका वाला ही बैच चल रहा है, आपके अलावा भी और बैचेस चल रहे हैं जो आपके मेंटोर ले रहे होंगे एट द उसके सेकंड डे में। सपोज़ मंडे और वेंसडे का हिमजा मैम का क्लास है, तो ट्यूसडे थर्सडे का भी तो बैच हिमजा मैम ले रही है ना कहीं। तो वो कैसे आपकी वो क्लास अगले दिन शिफ्ट कर दे या किसी और बैच में बुला लें, अच्छा चलो ठीक है उस वाले बैच में आ जाओ। हर बैच का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। मेरे कुछ बैचेज ऐसे हैं जिसमें अब सारे बच्चे राग पे आ गए हैं, तो मैं उस ग्रुप में किसी को भी बिगनर स्टूडेंट को नहीं बोल सकती कि आपने अगर आपकी क्लास मिस की है तो आप उस वाले ग्रुप में आ जाएं। ये हमारा भी एक टाइम टेबल स्केड्यूल बना हुआ है। एक्चुअली मैम मैं भी बिगिनर ही हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब एबीसीडी पे अभी चल रहा हूँ। तो आपकी एबीसीडी से आप चल रहे हैं, तो मेंटर कौन से किसके अंडर में है आपकी क्लास? ये हिंदा मैम की, ये 7 to 8 AM वाली जी। क्या टाइमिंग है? 7 to 8 AM 7 to 8। एक्चुअली आप सुबह करते हो क्या, तो शायद अभी हो रही है ये नहीं, ये अभी वाली क्लास सैटरडे कंपलसरी है। नहीं, तो एक्चुअली मैं 7 to 8 AM वीकेंड वाले में हूँ, और इसी ग्रुप में ये आप चीज़ आप 7 अपने PM का मेंटोर से कंसल्ट करें तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ये वाली चीज़ जो है आप अपने मेंटोर से पूछें कि क्या रीज़न है, मैं कैसे आ सकता हूँ, कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ या मेरे को कोई टाइम चेंज करना है, तो आप अपने मेंटोर से कंसल्ट करें, उन्हें मैसेज करें, वो ज़रूर आपको हल बता देंगी। मैं ऐसे बैच नहीं चेंज कर पाऊँगी तुरंत। नहीं, वो बात नहीं पता, मैं एक्चुअली जानना चाहता था कि शायद चेंज हो गया हो शेड्यूल में। नहीं, वो नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी मैंने जो क्लास में समझाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ये बात समझ रहा है। मैंने बहुत आसानी भाषा में समझाई है ये चीज़ें कि आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट, है ना।
तो वो कोशिश कीजिएगा इनको हमेशा माइंड में रखें, ये सिर्फ इस क्लास तक सीमित ना रहे, इस लेक्चर तक सीमित ना रहे, है ना, फॉलो करना पड़ेगा इन चीज़ों को। अच्छा मैम, एक और सवाल है। अब ये जो स्वरांगिनी बुक जो मैंने ऑर्डर की थी, तो इसको फॉलो कैसे करना है? क्योंकि शुरुआत में कुछ टेक्निक पहले और अलंकार बाद में। हाँ, बेसिक अलंकार बाद में है। पेज नंबर 88 से बेसिक अलंकार स्टार्ट हो रहे हैं, 10 पेज के बेसिक अलंकार। और जो स्टार्टिंग में जो टेक्निक्स हैं वो हारमोनियम पर भी टेक्निक्स है और वो वोकल टेक्निक्स भी हैं। एक बार आपको बेसिक अलंकार आ जाएंगे ना 5-6 पेजेस भी, तो आप वो टेक्निक आराम से समझ जाओगे। पर डायरेक्ट अगर टेक्निक से शुरू करते हो तो थोड़ा मुश्किल होगी आपको, है ना। मतलब हमको बेसिक अलंकार से ही फॉलो करना है हाँ, starting से। 87 पेज नंबर अलंकार से आप फॉलो करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बता रखी है। हाँ जी, मैं 10-12-15 अलंकार सीख चुका हूँ, तो वो पहले कंप्लीट करके फिर क्या टेक्निक पर। पहले आप हाँ वो मेंटर से पूछिएगा कि मैंने इतने अलंकार कर लिए तो क्या अब मैं टेक्निक ट्राई कर सकता हूँ, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ जी, दिनेश पंड्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम 2 लाइनें लिख दी थी तो बोल देता हूँ। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। गीत का नहीं लिखा, वो 2 लाइनें जरूर कोई लिख तो दी। टॉपिक पे आया, बोल दीजिए दिनेश जी। आपसे मुखातिब हो संगीत में स्तब्ध रह जाते हैं, आपसे मुखातिब हो संगीत में स्तब्ध रह जाते हैं, ज्ञान के अपरिमित अंकुर निकल से आते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा, गुड। शब्दों का चुनाव अच्छा है आपका, आप काफी अच्छे से लिखा है आपने इसको सोच समझ के। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे सुनकर। सी, ये इम्पैक्ट चाहिए Thank मुझे you, मेरी madam. क्लास में, कि अगर कोई लेक्चर ले रहा है तो ये प्रैक्टिकली चाहिए कि मैम यूँ हो गया काम। ये जो आप अपने अभी 1 घंटा लेक्चर लिया है ना, मेरा तो 5 मिनट का काम था, है ना। मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल था ये जो आपने बोला ना कि खुद से लिखो, हमने तो लिख दिया। तो ये दिमाग चलना चाहिए कि खुद से लिखने वाली चीज़, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत इजी वे में भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, ओके। मैडम गए सैटरडे कक्षा नहीं मिली। वीडियो नहीं मिला होगा आपको, वीडियो नहीं मिला। मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं बोलूँगी वो शेयर कर दें। एडिट हो गया है, अपलोड करना बाकी है, तो वो मैं बोल दूंगी, वो प्रोवाइड करवा देंगे। ग्रुप में सभी को प्रोवाइड करवाएंगे, लास्ट क्लास का सैटरडे क्लास और इस क्लास का तो हो जाएगा एडिट। समुद्र जी ठीक कुछ है। कहना चाह रहे हैं, कहिए जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि जब हम नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको राग और राग विस्तार और सरगम गीत इनके बारे में इतना अभ्यास नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम ट्रेडिशनल बंदिश को प्रस्तुत करना चाहते हैं किसी सभा में या अपने मित्रों की मंडली में, तो उसमें चूंकि सिर्फ 2 ही पंक्तियां टिपिकली किसी बंदिश की होती हैं जो ट्रेडिशनल बंदिश है, तो अगर अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके हम उसमें 2 पंक्तियां और ऐड कर दें बिल्कुल, तो किसी को कोई आपत्ति और तकलीफ तो नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत प्योरिस्ट होते हैं, बोलते हैं कि ट्रेडिशनल बंदिश से तुमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये सही सवाल है जबकि आपका, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा मन लगता है कि हमें उसका विस्तार करके और उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने एक राग ट्रेडिशनल बंदिश जो है लट उलझी सुलझा जा बालमा, उसकी 2 पंक्तियां लिखी थी, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो है, छुप गया चंदा बदरी के पीछे, एक झलक दिखला जा बालमा। काफी बेहतर है लाइन, बहुत अच्छी है। लट उलझी सुलझा जा बालमा, छुप गया चंदा। हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उसमें तुक पर बैठ रही है। अब इसका एक रीज़न बताती हूँ कि लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो चली आ रही है बंदिश, स्थाई और अंतरा हम गाते हैं। उस अंतरे में चौथी लाइन अगर आपने ऐड कर दी है तो वो जिसने लिखा है, सपोज सदारंग अदारंग राइटर हैं या चतुर राइटर हैं, चतुर मतलब पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी राइटर हैं उस बंदिश के, तो वो उनकी कंपोजिशन है, वो उनकी थिंकिंग है, तो वो अलाउड नहीं करेंगे कि लाइक, और जो उनके शिष्य हैं वो अलाउड नहीं करेंगे कि इनकी पारंपरिक बंदिश में आप ये लाइन कैसे ऐड कर सकते हो उसी बंदिश में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी स्थाई अंतरे की बात होती है तो लोगों को अभी सिर्फ इतना ही पता है कि बंदिशों में स्थाई और अंतराई होता है, लेकिन संचारी और आभोग भी चीज़ होती है। संचारी आभोग, उसका 2 पार्ट्स और होते हैं जो आजकल प्रचलन में नहीं है। मतलब काफ़ी उस जगह प्रचलन में है जो लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं, जिनको म्यूज़िक पता है, जो लोग बहुत काम कर चुके हैं संगीत विषय में, वो बोल सकते हैं कि मैंने
मैंने इसका संचारी लिखा है, मैंने इसका आभोग लिखा है। संचारी और आभोग स्थायी अंतरे के ही 2 पार्ट्स और हो जाते हैं, राइट। तो आप उस बंदिश में वो लाइन ऐड ना करके एक और संचारी बना दें अगर, क्योंकि उसका संचारी नहीं बना हुआ है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, अगर लोगों को वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि लाइक संचारी क्यों बनाई, हम तो स्थायी अंतर तक ही खुश हैं, तो फिर गुरुजी ने एक बार एक चीज़ बताई थी कि कभी भी हम इंस्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं, आर्ट फील्ड में हमारा इंस्पिरेशन लेवल बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभार कुछ लेखन भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसी लिखावट को लेकर हम और आगे लाइनें बना देते हैं। तो आप ये जो आपने लाइन लिखी है, इसको आप अपनी ठुमरी के अंदर अलग से प्रस्तुत कर सकते हो कि मैंने लट उलझी सुलझा बालमा की सिर्फ एक लाइन ली है, उसके बाद की सारी लाइनें मेरे द्वारा रचित हैं। इस चीज़ को कुछ बोलते हैं लेखन में, जो कि गुरुजी ने हमको बताया था कि जब आप लिखना शुरू करें तो क्या होता है, थॉट नहीं आ रहा है, तो सपोज़ निशा अगर वो वाला सुन रही है कि सिर्फ तेरा नाम लेकर रह गया आज दीवाना बहुत कुछ कह गया, है ना, ये सिर्फ अगर निशा ये लाइन ले लें और इसके बाद वाली लाइन का थॉट प्रोसेस इनका खुद का जाए, बांट खुद की जाए, तो वो उनकी खुद की कंपोजिशन ही कहलाएगी। इट्स वी कॉल्ड इंस्पिरेशनल कंपोजिशन इन रिटन एंड इन सिंगिंग ऑल्सो। गायन और लेखन में एक इंस्पिरेशन ले ली, है ना। अब भगवान का नाम तो सेम ही होता है ना, आप उसको तेरा मेरा करके नहीं बांट सकते, है ना, कि इसमें तो नहीं भाई मेरे इसमें तो 2 ही लाइन आएगी, भक्ति में तुमने तीसरी लाइन जोड़ कैसे दी, नहीं, भजन में तीसरी लाइन जोड़ी जा सकती है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन ये है कोई पर्टिकुलर इंसान है। सपोज मेरी कोई कंपोजिशन है, जैसे मॉर्निंग रियाज में मेरी एक कंपोजिशन है, ओरे मोरे पिया तोरे गुन गाऊं, वो लिखा गुरुजी ने है, उसकी धुन और ताल मैंने डिसाइड की थी, मैंने बनाया था उसको। तो अगर मैं ओरे मोरे पिया तोरे गुन गाऊं में अगर एक लाइन और लिख देती तो गुरुजी अलाउ करते। क्यों अलाउ करते? क्योंकि गुरुजी में वो है, एक्सेप्टेंस है, उनको पता है हाँ तुम भी लिख सकती हो, पर हाँ तुमने जो लिखा है वो बांट में आना चाहिए। वो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुकबंदी ना बैठ रही हो और तुम चाह रही हो कि पापा ने ये लाइन तो डालनी है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा विचार इतना जा रहा है उस लेवल पे कि ओरे मोरे पिया तोरे गुन गाऊं के लेवल पे कोई लाइन आ रही है, बैठ रही है, बिल्कुल सही बैठ रही है, आप पूछेंगे जानकारी जिनके पास है तो वो लोग आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि हाँ यू कैन अलाउ, आप इसको जोड़ सकते हो। और अगर आप नहीं जोड़ सकते हो तो आप उस लाइन को लेके अपनी कोई दूसरी चीज़ तैयार कीजिए, क्योंकि आप उसको उस रचना को व्यर्थता में नहीं डाल सकते जो कि सबने नकार दी हो। है तो वो क्रिएशन ही ना, है तो वो उपज अंक की 2 लाइन ही सही, तो आप उस लाइन को लेकर अपनी एक नई चीज़ बना दीजिए, पूरा बनाएं उसको। समझ में आया है ना? तो मैंने चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थोड़ा बहुत, है ना? ओके, अच्छी लाइन लिखी है वैसे आपने काफ़ी, इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और आगे कीजिएगा इस पे काम। 1 मिनट रमेश जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी मैं और ले लेती हूँ। और कौन बोल रहा है? मैं अभी कुछ पूछना था। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए प्लीज, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे मैं 1 मंथ से सीख रही हूँ, तो जब से ताल सीखना शुरू किया मेरे दिमाग में ये बात आया कि किसी गाने में ताल ढूंढना चाहिए। मैं ताल ढूंढ रही हूँ और जैसे ये बात तो नहीं हो सकता ना, जैसे कि मान लीजिए किसी गाना का, जैसे मान लीजिए कहरवाई दे दीजिए, तो अगर मान लीजिए शुरुआत का गाना जैसे उसका मुखड़ा हुआ जैसे, हाँ तो वो जैसे उसका पहली मात्रा से मान लीजिए शुरुआत ताली से, तो उसका अंतरा जो जाता है जैसे कड़ी जाती है 2 बात की, वो तो खाली से भी मतलब दूसरी मात्रा से भी तो स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले से स्टार्ट हो, तो वो भी वो उसी मात्रा से जाए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, क्योंकि आप लोग बिगनिंग स्टेज पे हैं, तो आप लोगों की उसकी खाली की और सम की महत्वता नहीं पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। सम का आनंद है इम्पोर्टेंस, है ना। सम पर अगर आनंद नहीं आया तो सम पे क्यों आए आप? नहीं आते तो ज़्यादा ठीक रहता, कहीं और मात्रा से उठा लेते। अब जैसे जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्या पे सम आता है, प्या और धादिन धिंदा वहाँ से शुरू हो रहा है, जागो 9वीं मात्रा से शुरू हो रहा है। अगर हम जागो को सम से शुरू करेंगे तो प्यारे का वजन 9वीं पे आ जाएगा, पर ये ताल के मिड में वजन आएगा। पर हमको वजन कहाँ चाहिए? ताल के शुरू में। प्रत्येक ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है, तो हमको स्टार्टिंग में ही सम दिखाना पड़ेगा, शब्दों में भी और इवन कंपोजिशन में भी। तभी जो आप शब्द लिखते हो किस पर जोर ज़्यादा जा रहा है, प्यारे, प्या पे साहिब सम आएगा, है ना। ये आपका एक मतलब, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि बंदिशों में कैसे समताली खाली चेंज होती है, लेकिन जो दी गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको एक तरीके से वजन देना सिखा रही है, आपको एक तरीके से सम की महत्वता बता रही है कि क्या इंपॉर्टेंस है। प्यारे पे आते ही जो आनंद आएगा, जो आपको सम मिलेगा, जो ताल आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना।
आप फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप खुद की कोई कंपोजिशन कर रहे हैं तो उसको आप जिस भी मात्रा से उठाना चाहें उठा सकते हैं, वो आपकी क्रिएशन है। वो आप बता सकते हो कि ये मैंने सोचा है कि ये ताल यहाँ आएगा, ये ताल यहाँ सम पे आएगी, ये ताल इस जगह सम पे आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा, समझ में आया? वही मेरे कहने का मतलब था कि मान लीजिए किसी गाने में जैसे सुन रहे हैं हम, तो मान लीजिए पहली मात्रा से है तो दूसरा उसका अंतरा, तो ये जरूरी नहीं कि वो पहले से ही हो। नहीं, ये हाँ, जरूरी किसी नहीं पता है। चलेगा। बहुत सी ऐसी बंदिशें हैं जो 9वीं मात्रा से स्थाई उठ रहा है और 13वीं मात्रा से अंतरा उठ रहा है। ये क्रिएशन है लोगों की। ये कोई 9.5 ये से अपना confirm मुखड़ा उठा रहा है, 9.5 मात्रा से अपना मुखड़ा उठा रहा है और सम से अपना अंतरा उठा रहा है। तो इट्स अ कैलकुलेशन, सारी एक गिनती की गणना है ये, और ये कलाकार पर ही निर्भर करती है, स्टूडेंट पर ही निर्भर करती है कि उसकी गिनती की गणना कितनी मजबूत है, जिस तरीके को वो बंदिशों को फेर बदल करके अपनी दिखा सकता है। कलाकारी, लयकारी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रमेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला सवाल है कि गाने में राग कैसे पहचाने, और दूसरा सवाल है कुछ ठुमरी के बारे में बता दीजिए। अच्छा, गाने में राग कैसे पहचाने, तो उसके लिए पहले रागों का फोल्डर्स आपके माइंड में रेडी होना चाहिए। अगर पता ही नहीं है कि यमन राग का ने रे ग रे ने द सा दा रा रा रा, अगर बैठा ही नहीं है यमन, तो यमन से रिलेटेड अगर कोई गाना आ गया है ना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, यमन है ये। अब आप बोलोगे मेरे को तो यमन की सुनाई नहीं दी, तो इसका मतलब आपने यमन ढंग से सीखी नहीं है, क्योंकि ये पूरी कंपोजिशन यमन को ही दर्शा रही है। आज जाने की जिद ना करो, तीव्र ही दर्शा रहा है। कल्याण, यमन कल्याण यही दर्शा रहा है। अब अगर आपने यमन कल्याण और कल्याण पर नहीं समय गुजारा है तो आपको ये गज़ल क्या, आपको कोई भी गाना समझ में नहीं आएगा। तो पहले उस राग को इतना पक्का करो कि कहीं दूर दराज भी गाना बज रहा है तो उसकी राग आप सुना सको कि ये वही राग है, क्योंकि वो गाना वो बज रहा है, मुझे इतनी उस राग में नॉलेज है, उसका मेरा फोल्डर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अगर वो गा देगा तो मैं गा लूँगा। ठीक है, एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। हाँ प्लीज। गुरुजी ने कैमरा इस पर एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहचानने के लिए जानना जरूरी है और जानने के लिए बार बार मिलना जरूरी है। तो अगर उस राग को बार बार आप मिलेंगे तो जानने लगेंगे, फिर पहचानने लगेंगे। और ठुमरी के बारे में बताइए। और ठुमरी एक गायकी का प्रकार है, एक अंग है, और उसमें एक श्रृंगारिकता दिखती है। ठुमरी में श्रृंगार प्रस्तुत होता है। भक्ति रस ठुमरी में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ठुमरी अपने आप में एक ये मुगल की देन है। ये एक्चुअली शास्त्रीयता है, ये अपने यहाँ की देन नहीं है। जब मुगलों का हो गया था आगमन, तो जब प्रस्तुत होती थी दरबारों में, तो दरबारों में सिर्फ रागें और बंदिशें प्रस्तुत होती थी। तो उनको यूँ होता था कुछ गज़ल फॉर्म में भी हो जाए। उर्दू का भी तभी हमारे देश में आगमन हुआ है, लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर का, वरना उर्दू लिटरेचर इंडिया में नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें आई तो उसमें ये ठुमरी गायन, गज़ल, अब ठुमरी क्यों हो गई, क्योंकि छेड़छाड़ वाली चीज़ दिखाओ भाई, श्रृंगारिकता वाली चीज़ दिखाओ, उनके सामने महलों में प्रस्तुत करो, है ना। जो ठुमरी जो अंग की गायकी है, और ठुमरी अंग का जो डांस है, ठुमरी पे नृत्य भी होता है। तो क्योंकि अगर नृत्य हो रहा है तो गाना भी तो उसी नृत्य के हिसाब से होगा ना, जिस तरीके का नृत्य वो लोग नाच रहे हैं। वो लोग अगर भाव ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ हमें प्यार वाला भाव दिखा रहे हैं, तो फिर वो ठुमरी अंग उसी तरीके से ही गाया जाएगा। या कोई विरह वेदना दिखा रहे हैं और डांस ऐसा ही हो रहा है, तो गायन भी वैसा ही होगा। गायन में आप बंदिश गा के विरह वेदना नहीं दिखा सकते, वो एक टेक्निकल चीज़ अलग हो जाती है। तो इसलिए ठुमरी श्रृंगार प्रधान गायकी है, और इसमें आपको ज़्यादातर राग काफ़ी, पीलू, खमाज, इन रागों में काफ़ी ठुमरियाँ आपको मिलेंगी। मैंने जो गाया है सज धज कर श्रृंगार चली में, वो गुरुजी ने ठुमरी लिखी है, उसको ठुमरी बोला है। तो वो उन्होंने बताया है कि एक जो नायिका होती है वो अपने नायक के घर जाने के लिए क्या क्या भाव लाती है, अपने घर से भी चाहती है, बट वहाँ जाने की वो भी होती है फीलिंग, तो वो उन्होंने उस ठुमरी में दिखा दी।
तो वो मैंने गाई हुई है, यूट्यूब पर है, सज धज कर श्रृंगार चली में अपने पिया के द्वार। तो ये उन्होंने इसको ठुमरी अंग दिया है, तो इसकी गायकी का अंग भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा लोचदार हो जाता है। रमेश जी, समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है। और उसमें लाइन बहुत रिपीट होती है, एक ही लाइन बहुत टाइम। उसमें वेरिएशंस दिखाते हैं। अब भाई देखिए, गायकी में क्या होता है, अब वो वोकल टोन्स, वोकल डायनामिक्स दिखाने लग जाते हैं, है ना। बंदिशों में तो आलापचारी कर ली, अब ठुमरी में आपके पास ये है, इतने एक ही लाइन के बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखा देते हैं, नृत्य में भी और इवन गायकी में भी। और अगर नर्तकी दिखा रही है तो फिर गायक को भी दिखाना पड़ेगा अपनी आवाज़ में कि उसने एक्सप्रेशन चेंज किया है, लेकिन लाइन वही है, छेड़छाड़ की ही लाइन है ना, लेकिन थोड़ा भाव चेंज हो गया है आवाज़ में भी और उनके एक्सप्रेशंस में भी। आवाज़ का भी जो भाव है वो भी बदल गया है। समझ में आया? थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलिए मैं क्लास एंड करती हूँ, 8 o'clock हो गया है, मेरे को आगे एक और क्लास लेनी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वाला सेशन समझ में आया होगा, और सिर्फ सेशन समझ के ना रह जाएं, इसलिए मैंने कहा था कि नोट्स बना लो, जो भी मैं समझा रही हूँ उनको फॉलो भी कीजिए, उनको अपनाए। बिल्कुल, रमेश जी ने बनाए नोट्स, और निशा ने भी वेरी नाइस क्रिएट किया है, लिखा है, एंड सौरभ ऑल्सो शोइंग हिज बुक लाइक ओके। तो सभी जनों ने मतलब लिखा है, अरुणा जी ने भी लिखा है, तो भूलेंगे नहीं, मतलब ये मेरा लेक्चर वेस्ट नहीं जाएगा। आपको फॉलो करना ही करना है, कुछ ना कुछ फॉलो करना है। बहुत ही अच्छा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। तो भले एक पॉइंट ही सही, पर लाइफ टाइम के लिए अप्लाई ज़रूर होगा कि मैम ने बताया था। भले आप मेरे से जुड़े रहें या नहीं जुड़े रहें, या इन फ्यूचर्स हमारी क्लास से भी जुड़े ना रहें, लेकिन अपने दिमाग में ये बातें ज़रूर रखिएगा कि ये चीज़ सिखाई तो गई थी, कि यहाँ ये कुछ बता तो रहे थे, ये तब दिमाग नहीं चल रहा था, पर अब मैं इसको समझ पा रहा हूँ, या अब मैं इसको समझ पा रही हूँ। ये वो हमारी ही दी हुई चीज़ होगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इस चीज़ को याद करेंगे और फॉलो करेंगे और समझेंगे। ठीक है? हाँ जी, चलिए, शुभ रात्रि। सभी जने अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अपने अपने मेंटोर को थोड़ा सा छेड़िए कि हमने ये आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, संभाल लो अब, तो वो संभालेंगे, है ना। और मैं भी वेलकम करूँगी अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो ऐसा कुछ काम करके आते हैं तो, है ना। चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू।